भगवा गमछों के साथ स्कूल पहुंच गए। ये देखिए, सबके सर पर, कंधे पर भगवा गमछा है, भगवा पगड़ी है। तो ये हिजाब के विरोध में भगवा गमछा था। लेकिन तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, इस बीच अनुसूचित जाति के दलित छात्र देखिए नीले गमछे के साथ स्कूल पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे, एम्बियंस सुनाऊं, नारेबाजी करने लगे। ये जो था, ये जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, ये हिजाब में जो लड़कियां थी, छात्राएं थी, उनके हक में प्रदर्शन था। आइए सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि हिजाब को लेकर बवाल है क्या और क्यों मचा है हंगामा। तो आपको दिखाने जा रहा हूं, दरअसल हुआ ये कि कर्नाटक के कॉलेजों में हिजाब पर बवाल मच गया। मुस्लिम छात्राएं हिजाब में कॉलेज पहुंची। कॉलेज प्रशासन ने क्लास में नो एंट्री दी, यानी आप क्लास में नहीं जा सकती हिजाब पहनकर। वजह क्या थी? कॉलेज की नई यूनिफॉर्म पॉलिसी इसकी वजह थी। कॉलेज के खिलाफ छात्राएं हाईकोर्ट पहुंच गईं, अदालत पहुंच गईं। याचिका में कहा इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए हम हिजाब पहन कर आएंगे। हिजाब ना पहनने देना मौलिक अधिकार का हनन है, छात्राओं ने कहा। आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन बताया। आपको बताएं, कुंडापुरा कॉलेज में भी 28 छात्राओं को हिजाब पहनने से रोका गया। सभी छात्रा हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची थी और क्लास से रोकने पर छात्राओं ने वहीं पर धरना दे दिया। प्रदर्शन के जवाब में क्या हुआ? हिंदू संगठन उतर आए और हिंदू छात्र भगवा गमछे के साथ कॉलेज पहुंच गए। कई कॉलेज में भगवा बनाम हिजाब पर बवाल हो गया है। 2 कॉलेजों में 2 दिन की छुट्टी बाकायदा कर दी गई है कि बवाल न बढ़ जाए। उडुपी के कॉलेज में हिजाब के साथ एंट्री हुई है। कुंडापुरा के कॉलेज में अलग क्लास लगाई गई, यानी छात्राओं जो हिजाब में छात्राएं थी उनसे कहा गया आपके लिए अलग क्लासरूम होगा, आप अलग पढ़ेंगी। सभी हाई स्कूल कॉलेज 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। तो आइए अब आपको हंगामे की कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए जरा, एक छात्र, उससे पहले आपको बताऊं राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट किया है। ये जो हंगामा बरपा, इस पर राहुल गांधी ने क्या लिखा? उन्होंने लिखा हिजाब को उनकी शिक्षा के आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों के भविष्य को लूट रहे हैं। राहुल गांधी ने लिखा मां सरस्वती सभी को ज्ञान देती हैं, वो भेद नहीं करती। उमर अब्दुल्ला ने इसके बाद क्या ट्वीट किया वो दिखाते हैं आपको। उमर अब्दुल्ला ने लिखा भारत में मुसलमानों के लिए नफरत मुख्य धारा में आ गई है, सियासतदानों को मौका मिल जाता है, हम अब अपनी विविधता का जश्न मनाने वाले राष्ट्र नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया। लेकिन आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, यह हंगामा यहीं शांत नहीं हुआ। यह हंगामा इस कदर बढ़ गया, इस कदर बढ़ गया कि अल्लाह अकबर बनाम जय श्री राम स्कूल में होने लगा। देखिए जरा, ये छात्रा को देखिए, फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। ये छात्रा अपनी स्कूटी खड़ी करके निकली तो पीछे से नारे लगने लगे जय श्री राम के। छात्र नारे लगाने लगे। ये छात्र हिजाब में थी और उसके बाद देखिए हंगामा इस कदर बढ़ गया कि उसे झंडे दिखाए गए, फिर उसने अल्लाह अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सब कुछ इस कॉलेज में हुआ। कॉलेज प्रशासन वहां मौजूद था जो हटाने की कोशिश करता रहा, छात्रों को रोकने की कोशिश करता रहा। लेकिन देखिए जरा कैसे अल्लाह अकबर बनाम जय श्री राम की लड़ाई में बदल गया ये हिजाब बनाम भगवा की लड़ाई। छात्र कॉलेज पहुंच रही थी हिजाब में। सुनिए, तो ये जब हंगामा इस कदर बढ़ गया तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तस्वीरें दिखाता हूं आपको, ये देखिए जरा, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया जो प्रदर्शन कर रहे थे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें में दिखाओ, देखिए जरा, पुलिस ने छात्रों पर किस तरह लाठीचार्ज किया। वहां जो छात्र पहुंचे थे, कहीं कानून व्यवस्था न बिगड़ जाए, पुलिस ने कानून हाथ में लेने वाले छात्रों पर एक्शन लिया है, उन पर लाठीचार्ज किया, उन्हें खदेड़ा गया, वहां से हटाया गया, क्योंकि पुलिस को अंदाजा था स्थिति और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। देखिए पत्थरबाजी शुरू हो गई, यानी हालात हाथ से निकलने की परिस्थितियों में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। छात्र
छात्रों को वहां से खदेड़ना पड़ा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए तीसरी तस्वीर में अब आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, उसके बाद प्रदर्शन बढ़ गया तो छात्राएं वो तिरंगे के साथ हिजाब में आ गई, यानी तिरंगे को, ये आगे आप जो बैठी छात्राएं देख रहे हैं, तिरंगे को हिजाब बनाकर इन्होंने पहन लिया, विरोध जताते हुए। ये प्रदर्शन किस हद तक आगे बढ़ गया इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ये मामला देश की अदालत, देश की कोर्ट तक पहुंच चुका है। कर्नाटक हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। जरा देखिए आज कोर्ट में क्या हुआ इस मसले पर। देखिए कोर्ट में यह हुआ कि हाई कोर्ट में कॉलेज में हिजाब की अनुमति दी जाए, यह याचिकाकर्ता ने कहा हम तर्क और कानून से चलेंगे। कोर्ट ने कहा ना कि भावनाओं और जुनून से चलेंगे, संविधान के अनुसार हमें चलना होगा, संविधान हमारे लिए भगवत गीता है, यह हाईकोर्ट ने कहा। याचिकाकर्ता ने कहा कॉलेज के लिए कुछ समय ही बचा है, 2 महीने के लिए हिजाब की इजाजत दे दी जाए। तो हाईकोर्ट ने कहा तो 2 महीने के बाद क्या आप नियम तोड़ेंगे? इस पर सरकार के वकील ने कहा यूनिफॉर्म पर फैसला छात्रों की स्वतंत्रता है, छूट के लिए कॉलेज कमेटी के पास जाएं, कॉलेज कमेटी यूनिफॉर्म का निर्णय लेती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सरकार का रुख इस बारे में सहज नहीं है, सरकार ने आदेश जारी किया है, मतलब हिजाब पहनना मौलिक अधिकार नहीं है, यह अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इसे निजता का अधिकार बताया है, राज्य को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है, कुरान में हिजाब पहनना आवश्यक परंपरा है। हाईकोर्ट ने पूछा, लाइब्रेरी से बाकायदा हाईकोर्ट ने कुरान की कॉपी मंगवाई, हाईकोर्ट ने पूछा कुरान को वकीलों को दिखाया क्या, और पूछा क्या इस कुरान के आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं कि किस सूरा में, पूछा किस सूरा में किस पैरा के अंतर्गत कार्रवाई हो। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा याचिका के 9वें पेज में जिक्र किया गया है, कुरान में लिखा है, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा सिर पर दुपट्टा, सिर पर घूंघट जरूरी है, सरकार यह नहीं कह सकती कि यह आवश्यक परंपरा नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा क्या कुरान में मौजूद सभी परंपराएं जरूरी है, क्या कुछ जरूरी है कुछ नहीं, यह सवाल किया। तो याचिकाकर्ता के वकील ने कहा केरल हाईकोर्ट के फैसले का बाकायदा हवाला दिया कि केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब को इस्लाम की आवश्यक परंपरा माना था। इस पर सरकार के वकील ने कहा इस फैसले में पैरा 13 अहम है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा ठीक है पैरा 13 मैं पढ़ देता हूं। वो पढ़कर बताया धार्मिक परंपराएं गैर धर्मी अधिकारों के बाहर नहीं हो सकती, गैर धर्मी अधिकारों के, इसका मतलब यह कि आवश्यक धार्मिक परंपरा हक है। केरल हाईकोर्ट के जजमेंट में कुछ हदीस का भी जिक्र है और लिखा है कि सर को न ढकना इस्लाम में हराम है। सीबीएसई ने एक आदेश जारी कर कहा था कि धार्मिक कपड़े पहनने हैं तो 1 घंटा पहले पहुंचे, इसका किसी ने विरोध नहीं किया। केरल हाईकोर्ट का एक और जजमेंट है और जिसके मुताबिक हिजाब पहनने पर स्कूल में एंट्री से नहीं रोक सकते हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा मतलब इस केस में 2 मौलिक अधिकारों का टकराव हो रहा है। शिक्षकों, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा शिक्षकों ने ड्रेस कोड बनाया है और सवाल यह है कि क्या शिक्षकों के लिए भी कोई ड्रेस कोड होना चाहिए, इसमें हिजाब का कहीं जिक्र नहीं है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा छात्राएं एडमिशन के वक्त ही एडमिशन से ही हिजाब पहन रही हैं। जब से एडमिशन हुआ तब किसी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन फिर किसी को अचानक लगा कि यह नियम के खिलाफ है। किसी को परेशान या अफरा तफरी मचाना हमारा मकसद नहीं है। दाखिले से लेकर कुछ दिन पहले सब कुछ सही चल रहा था। मैं एक ब्राह्मण हूं, जनेऊ पहनता हूं, तो क्या मुझे स्कूल में एंट्री नहीं देगा? सिख के मामले में वो गुरु ग्रंथ साहिब में 5 का को जरूरी मानते हैं। कोर्ट ने भी उनकी इन धार्मिक परंपराओं को माना है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कनाडा और अमेरिका तक के कोर्ट ने माना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा आप क्या कहना चाहते हैं कि इस माहौल को जानबूझकर बनाया गया है? याचिकाकर्ता ने कहा मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि सरकार ऐसे काम करे जिससे लोग अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। कुछ गुंडे अगर हालात खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, यह राज्य का फर्ज है कि ये छात्राओं को सुरक्षित स्कूल जा सके, सुरक्षा मुहैया कराएं। हाईकोर्ट ने कहा हंगामा करना, सड़कों पर उतरना और नारेबाजी करना, छात्राओं पर हमला, यह सब ठीक नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा मैं लोगों की अब से अपील करूंगा कि शांत रहे, इस मामले में लिखित ऑर्डर जारी होगा। आज की सुनवाई पूरी हुई, कल हम दोबारा सुनवाई करेंगे, यह हाईकोर्ट ने कहा। आइए
आइए अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं कि इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। चारों तरफ इस पर हंगामा हो रहा है, सुनिए जरा। मैं क्या पहनता हूं, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना और मत पहनो, मेरे को क्या करना है? अगर हमारी बच्चियां बुर्का निकाब पहनती है तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर असदुद्दीन ओवैसी भारत की पार्लियामेंट में दाढ़ी और टोपी पहनकर जा सकता है तो क्या मेरी बेटी हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, कोई कुछ और कहे, तो ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। अब पुराने मुद्दे तो चल नहीं पा रहे हैं, लव जिहाद और इस तरह की जो दूसरी चीजें थी वो तो हो गई हैं खत्म, उन पर लोगों ने तवज्जो देना बंद कर दिया है। कर्नाटक के अंदर कभी भी हिजाब पर कोई सवाल नहीं उठा। ये बीजेपी की सरकार जो इस बार आई है वो इस तरह के मुद्दों को ढूंढ रही है। भाषा, पोशाक, भोजन, खाने के तरीके आदि को लेकर के देश के बंटवारे की। और आइए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में बताया कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता। जी हां, प्रधानमंत्री आज राज्यसभा में जमकर गरजे और इतना गरजे, इतना बरसे कि आज कांग्रेस को लताड़ते हुए देश के सामने बताया कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन आज देश को जानना चाहिए कि पीएम ने कहा कांग्रेस ना होती तो क्या होता। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता, कांग्रेस ना होती तो भारत स्वदेशी संकल्प के रास्ते पर चलता, कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी का कलंक ना होता, यह कहा पीएम मोदी ने। कांग्रेस ना होती तो देश में भ्रष्टाचार ना होता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद क्षेत्रवाद की खाई ना होती, कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, कांग्रेस ना होती तो पंजाब आतंक की आग में न जलता, और कांग्रेस ना होती तो कश्मीरी पंडितों ने घाटी ना छोड़ी होती, कांग्रेस ना होती तो बेटियां तंदूर में न जलती, और कांग्रेस ना होती तो बिजली पानी का इंतजार न करना होता। प्रधानमंत्री ने हमला करते हुए क्या कुछ कहा राज्यसभा में, जरा वो सुनिए, और उस पर राहुल गांधी शाम को सामने आए और जवाब दिया, वो भी सुनिए। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता, अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता, अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती, अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता, सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता, अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती, अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती, अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। पूरा का पूरा भाषण कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में।
मगर बीजेपी ने जो किया, उनके जो वायदे थे, उनके बारे में तो प्रधानमंत्री ने कुछ बोला नहीं। तो कुछ ना कुछ तो है, डर तो है, डरते हैं थोड़ा कांग्रेस से, थोड़ी घबराहट है, क्योंकि कांग्रेस सच्चाई बोलती है, उनका पूरा मार्केटिंग का धंधा है, तो झूठ फैलाया हुआ है, तो अंदर डर तो होगा। और वो दिखा, वो पार्लियामेंट में दिखा। तो आपने सुना, ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उत्तर प्रदेश चुनाव की करते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में दीदी की एंट्री हो चुकी है, कल बताया था, लेकिन ममता का यूपी में अब बड़ा खेला है। क्या ऐसा खेला होगा? सवाल ये है। योगी आदित्यनाथ को शिकस्त देने के लिए बाकायदा इस मकसद से ममता बनर्जी लखनऊ पहुंची। दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, अखिलेश यादव के साथ दीदी ने आज मंच साझा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी पर जमकर बरसी। क्या योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ममता लखनऊ पहुंची है? क्या उसमें कामयाब होंगी? सबसे पहले आपको दिखाता हूं ममता ने योगी पर क्या हमला किया और ममता ने क्या क्या कहा। ममता ने कहा, योगी आ जाएंगे तो सबको खा जाएंगे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया योगी के लिए। ममता ने कहा, अल्पसंख्यक समुदाय समाजवादी पार्टी को वोट दे, खुला ऐलान किया। जाट ब्राह्मण समुदाय सपा को वोट दे। देखिए, अब यहां कोई आवाज नहीं उठाएगा कि कौन जातियों का नाम लेकर वोट मांग रहा है। यूपी में सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, ममता ने कहा। यूपी में फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं, दीदी ने कहा। कोविड में लोग मर रहे थे, योगी गायब थे। मृतकों के परिवार से माफी मांगे योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला। बीजेपी से मेरी विचारधारा की लड़ाई है, दीदी ने कहा। ये अब आपको सुनवाते हैं ममता बनर्जी ने योगी पर क्या हमले किए, शायरी भी पढ़ी, लेकिन बीजेपी ने क्या पलटवार किया वो भी सुनिए। रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत आने वाला इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का अखिलेश साथ में होता है और बीजेपी का साथ नहीं। ये नारा आपको घर घर में देना है। योगी को हराने के लिए दीदी अखिलेश के साथ आ खड़ी हुई है, लेकिन ममता बनर्जी की ये मोहब्बत सियासत के बड़े सियासी मायने हैं, जो यूपी की सियासत से होकर दिल्ली तक जाते हैं। और इसलिए ममता अखिलेश के समर्थन में यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंच गई, मीडिया से मिली, योगी के खिलाफ हुंकार भरी और 24 घंटे के भीतर कोलकाता लौट गई। लेकिन लौटते लौटते यूपी की जनता को योगी से डराना नहीं भूली। फिर ये जोगी जी आ जाएगा ना, तो आप लोग को पूरा खा जाएगा, राजनीति का रूप में, अर्थनीति का रूप में, हर जगह में। इसको कुछ आता नहीं है, इसी के लिए उसको जाता है। जाने दीजिए, जो जाने चाहते हैं उसको जाने दीजिए। दीदी आई हैं यहाँ पर, सुरक्षा का माहौल है, घूमे फिरे, अच्छा सा यहाँ पर्यटन भी है। अयोध्या भी जाना चाहिए उनको दर्शन के लिए। उन्हें बंगाल से आई हैं तो हमें लगता है काशी भी जाना चाहिए और घूम कर जाएं, देखें। यहाँ घुसपैठियों की सरकार थोड़ी ना है, यहाँ भारतीय जनता की सरकार है। वो एक गुंडा राज चला रही है बंगाल में, और उसको वो यहाँ पर भी गुंडा राज जो अखिलेश जी का चला था उसको सपोर्ट करने आई हैं। बुआ बबुआ कहे उनको, जो कि एक गुंडा राज के माहिर हैं, तो वो देखने की बात है। अखिलेश ने भी ममता की खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी, शायद इस उम्मीद में कि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी और करीब आ जाए। ममता ने योगी पर हमला बोला तो अखिलेश ने भी ममता को खुश करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय ममता बनर्जी जी को कि जिन्होंने सांप्रदायिक ताकतों को हराने का काम किया। पूरी फौज उन्होंने बंगाल में लगा दी, उसके बावजूद भी आपने मुकाबला कर करके उन्हें हराने का काम किया। यूपी के लोगों को गुंडा मवाली तक कह दिया, गुटखा खाने वाला कह दिया। यूपी को अपमानित करने वाली ममता बनर्जी आज जब यूपी आई है और उनके साथ अखिलेश यादव जी समर्थन ले रहे हैं, इसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ती हैं। ममता अपने मकसद से लखनऊ आई थी और उसे पूरा कर लौट गई। थर्ड फ्रंट की जगह फेडरल फ्रंट का जिक्र किया और लता दीदी के इस गाने को भी याद किया। ए मेरे वतन को लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुए हिमालय खतरे।
तो आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि ममता बनर्जी ने बाकायदा फुटबॉल भी खेला लखनऊ में। जरा देखिए तस्वीरें, ये देखिए हाथ में फुटबॉल है दीदी के, और ये फुटबॉल फेंकी है दीदी ने ग्राउंड में, कार्यकर्ताओं के बीच फुटबॉल फेंकी है दीदी ने, क्योंकि दीदी अखिलेश, ये देखिए दीदी के हाथ में फुटबॉल है और उन्होंने फुटबॉल उछाली है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ। ये फुटबॉल लखनऊ में उछाली है, क्या लखनऊ में खेला हो पाएगा? क्योंकि पहली तस्वीर एक और हम दिखाने जा रहे हैं, अगली तस्वीर जरा देखिए। इसी तरह देखिए बंगाल के चुनाव के दौरान दीदी ने व्हील चेयर पर ये फुटबॉल उछाली थी और खेला होबे का नारा दिया था। तो सवाल ये यहां भी खेला होगा क्या? जरा सुनिए उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं। बंगाल में खेला हुआ था, क्या यूपी में खदेड़ा होगा? सुनिए। ये बंगाल नहीं है जहां से आपने बांग्लादेशियों को वहां से घुसपैठ करवा लिया और उनका वहां पे आई कार्ड और फर्जी वोटर बनवा के उनसे वोट डालकर और ध्रुवीकरण करके आपने सरकार बना ली है। उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जनता जागरूक है, पिछली बार भी जवाब दिया है और इस बार भी जवाब देगी। आज आएंगे शब्द मतलब होता है खाने के लिए, वो भ्रष्टाचारी, वो माफियाओं के खिलाफ योगी जी खाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना बुलडोजर तैयार रखा है और जनता के बीच में एक मैसेज दिया है कि ये सरकार भ्रष्टाचार और माफियाओं के खिलाफ चल रही है। सब राजनीतिक बातें होती है, राजनीतिक जुमले होते हैं, कोई किसी को नहीं खाता, जो आता है अपना सुविधा अनुसार जो है राजनीतिक बातें करता है। ममता वहां 10 साल से थी तो क्या कर लिया? आज की तारीख में आप पश्चिम बंगाल जाकर देख लीजिए कौन खुशहाल है कौन खुशहाल नहीं है। ये सब फजूल की बातें होती है, कोई किसी को खाता वाता नहीं है। तो इसमें खाने वाली बात तो है ही है। योगी जी जितना भी भ्रष्टाचारी उनको खा गए हैं, यूपी से माफिया खत्म हो गया है, उनकी बिल्डिंगों को खा गए हैं। तो इस प्रकार से वो जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं, लेकिन उनके कहने के जो तर्क है वो गलत है। मैं कौन दूल्हा की मौसी, बस मौसी बनी घूम रही, उनका कुछ नहीं। बांग्लादेशी लोगों के ऊपर उनका सिर्फ हक होल्ड है, बाकी कहीं कुछ नहीं। योगी विशुद्ध शाकाहारी हैं, किसी को खाने नहीं आए हैं और ना किसी को खाते हैं। ये आम जनमानस की अवधारणा नहीं है, ये उनका कहना है, चूंकि वो अपने प्रदेश में ऐसा कुछ करती होंगी। ये तो यूपी वाली जनता, यूपी की जनता जो है वो 10 तारीख को ही बताएगी कि खेला किसके साथ होना है। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि ममता बनर्जी का दरअसल दिल्ली प्लान है क्या। ममता बनर्जी अखिलेश यादव से मिली रही, 2 दिवसीय दौरा था, लेकिन उनकी नजरें बहुत दूर तक हैं। देखिए जरा ये ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। ममता को दरअसल अपनी कुर्सी की चिंता है। वजह बंगाल में बीजेपी चुनौती बन गई है। बंगाल के अंदर अब बीजेपी वहां दूसरी बड़ी पार्टी है बंगाल में। ऐसे में ममता बीजेपी को रोकना चाहती हैं, थामना चाहती हैं। ममता बीजेपी से बदला भी लेना चाहती हैं, क्योंकि इसलिए उनकी नजर दिल्ली की कुर्सी पर है कि दिल्ली से बीजेपी को हटाएंगे तो बदला पूरा होगा। और इसके लिए छोटे दलों का साथ बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस से ममता की बात बन नहीं रही है, इसलिए वो अखिलेश के साथ खुलकर खड़ी दिख रही हैं। शरद पवार, आदित्य ठाकरे से भी मिल चुकी है दीदी। तो आखिर दीदी कितना खेला कर पाएंगी 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन आइए अब आपको बताते हैं कि सपा और बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तस्वीर में दिखा रहा हूं, पहली तस्वीर देखिए। ये बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें में दिखाऊं। यह बीजेपी का घोषणा पत्र है। गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने संकल्प पत्र को जारी किया। दूसरी तस्वीर जरा बैक टू बैक दिखाऊं। समाजवादी पार्टी ने भी आज अपना मैनिफेस्टो उतार दिया है, जारी किया। अखिलेश यादव खुद इस मौके पर मौजूद थे। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर दोनों के इस मैनिफेस्टो में क्या है, यानी संकल्प पत्र और वचन पत्र में है क्या। देखिए जरा दोनों क्या क्या वादे कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। अखिलेश कह रहे हैं 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे। योगी कह रहे हैं होली दिवाली पर 2 सिलेंडर मुफ्त। अखिलेश कह रहे हैं बुजुर्गों को 12,000 रुपए 18,000 रुपए पेंशन देंगे। योगी कह रहे हैं मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। अखिलेश का वादा है 12वीं पास को फ्री लैपटॉप देंगे। योगी कह रहे हैं 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाएगा। अखिलेश एक दिन बढ़ाकर कह रहे हैं 15 दिन में गन्ने का भुगतान करवा देंगे। योगी का कहना है ऑटो टैक्सी चालकों को 5 लाख का बीमा मिलेगा, घोषणा पत्र में शामिल है। अखिलेश का कहना है ऑटो को 6 किलो सीएनजी 3 लीटर पेट्रोल देंगे। बीजेपी कह रही है लव जिहाद पर 10 साल की सजा हम लेकर आए। अखिलेश का कहना है महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। बीजेपी कह रही है गरीब बेटी विवाह के लिए 1 लाख रुपए देंगे। अखिलेश कह रहे हैं केजी से लेकर पीजी तक फ्री शिक्षा का वादा कर रहे हैं। योगी कह रहे हैं गुंडे माफिया पर कार्रवाई, लेकिन कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो में कोई बात नहीं है। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।
हरिद्वार में हॉस्पिटल नहीं है कि आज हम जाएं? देहरादून में हॉस्पिटल नहीं है क्या? स्कूल नहीं है? देहरादून के स्कूल्स तो अरविंद जी, दून स्कूल, कौन कौन से स्कूल इतने पॉपुलर है? कितनी फीस है वहां पे? आप भी अपने बच्चे को नहीं भेज सकते जबकि आपकी तनख्वाह बहुत ज्यादा है। आम आदमी कहां भेजेगा? आम आदमी तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता है, और सरकारी स्कूल की हालत आप पूछ लो। यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं,